हेलो टू ऑल, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे से होंगे और अपनी तैयारी कर रहे होंगे। मैं शायद आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ नची टेक गुरुकुलम के इस प्लेटफॉर्म पर। मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर अगर आप नची टेक गुरुकुलम पे जुड़ते हैं तो आप यहाँ पर मुझसे हिस्ट्री पढ़ सकते हैं, जो कि आपके अगर आप पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, स्टेट पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए भी काम आएगा। अगर आप यूपीएससी के लिए तैयारी कर रहे हैं तो वहाँ भी काम आएगा, क्योंकि यहाँ पर हम लोग सिर्फ फैक्ट्स के बारे में बात नहीं कर रहे हैं स्टूडेंट, यहाँ पर हम लोग कॉन्सेप्ट क्लियर करते हुए फैक्ट्स पर पहुंच रहे हैं। तो इसीलिए ये क्लास जो है आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण हो सकती है। फिलहाल मेडिवल इंडिया से जो है आपकी क्लासेस शुरू हुई हैं, मध्यकालीन भारत से। और मध्यकालीन भारत में आपको एक चीज मालूम होनी चाहिए कि दो पार्ट की तरह हम इसे डिवाइड करके देखते हैं। एक तो सल्तनत पीरियड है, यानी कि दिल्ली सल्तनत के बारे में हम बात करते हैं, और दूसरा हम लोग मुगल, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो अभी जो आपकी क्लास चल रही है वो सल्तनत पीरियड की चल रही है स्टूडेंट, और मेरे ख्याल से ये आपकी आज सल्तनत की आखिरी क्लास है। इसलिए आप लोग थोड़ा सा क्या हो जाए, आप जोश में आ जाए, क्योंकि ये आपकी आखिरी क्लास है। इसके बाद जो नेक्स्ट लेक्चर जाएंगे वो सब मुगल पर जाएंगे आपके। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं दिल्ली सल्तनत में सैयद और लोधी वंश के बारे में। इससे पहले मैंने आपको बताया था कि दिल्ली सल्तनत जो कि 1206 में स्थापित हुआ, 1206 से स्थापित होने के बाद हम देखते हैं स्टूडेंट 1526 तक हम देखते हैं स्टूडेंट कि इस पे लगभग 5 डायनेस्टी जो है, अलग अलग वंश का जो है शासन होता है। जैसे कि पहले ममलूक सुल्तान थे, फिर उसके बाद खिलजी आए, तुगलक आए, अब हम पढ़ रहे हैं सैयद, और उसके बाद लोधी। तो इस तरह से जो है 5 डायनेस्टी के बारे में हम लोगों ने इस क्लास में, अब आज आपकी क्लास तक जो है हम लोग इसमें 5 डायनेस्टी पढ़ चुके होंगे। तो इन 300 सालों में इन 5 वंशों ने शासन किया। बाकी 3 के मैंने बहुत विस्तार पूर्वक क्लास में बता रखे हैं। तो अगर आप लोग नए हैं इस प्लेटफॉर्म पे तो आप क्या करेंगे, पुराने वीडियोस जाके देखेंगे। पुराने वीडियोस जाके देखिएगा तभी तो पता चलेगा कि क्लासेस कहाँ से हो रही हैं। तो जरूर जाके देखिए। और फिलहाल हम क्या बात करने वाले हैं, सैयद वंश के बारे में और फिर लोधी वंश के बारे में। तो सबसे पहले अगर हम बात करें सैयद वंश की, तो इसका जो शासन काल रहा है स्टूडेंट, आप देखेंगे छोटे पीरियड के लिए रहता है। 1414 से लेकर के 1414 से लेकर 1451 तक जो है इनका शासन रहा। कैसे रहा स्टूडेंट, हम देखते हैं। जब लास्ट क्लास हुई थी और हम लोगों ने तैमूर के अटैक के बारे में डिस्कस किया था कि किस तरह से तुगलक का जो अगले लास्ट शासक था नसरुद्दीन महमूद, नसरुद्दीन तुगलक, उसके समय क्या होता है, तैमूर लंका जो है यहाँ पर भारत में अटैक होता है। और इस तरह से हम देखते हैं कि बहुत तुगलक डायनेस्टी जो थी वो बहुत कमजोर हो जाती है, और वो उसका आखिरी शासक था। तो हम देखते हैं स्टूडेंट जो इसका संस्थापक था खिज्र खां। खिज्र खां की अगर बात करें हम लोग, तो यह मंगोल जो आक्रमण हुआ था, जो तैमूर भारत में आया था, तो इसने उसे बहुत सहयोग भी दिया था। इसने जो है तैमूर को काफी सहयोग किया था, और उसकी सेवाओं से खुश होकर ही तैमूर ने उसे लाहौर, मुल्तान और दीपालपुर, इन सभी की सूबेदारी सौंपी थी, सूबेदारी दी थी। तैमूर जब वापस भारत से चला गया तो जो ये खिज्र खां था, इसने स्वयं को क्या किया, जो उत्तर पश्चिमी यानी नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर जो है वहां पर जो है इसने अपने आप को वायसराय घोषित किया, किसका, तैमूर का, और उसी के नाम पर जो है इसने शासन करना प्रारंभ कर दिया। खिज्र खां जो था, खिज्र खान ने एक चीज याद रखने वाली बात यह है कि भले वो शासन तो कर रहा था, लेकिन उसने कभी भी सुल्तान की उपाधि धारण नहीं की स्टूडेंट। वह कौन सी उपाधि से काम चला रहा था, रैयते आला की उपाधि से ही काम चला रहा था। और उसने जो उसके सिक्के थे, एक राजा का जो सिक्का होता है महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि उस पर उस राजा के नाम लिखे होते हैं, मगर उसने जो है अपने सिक्कों पर भी तुगलक शासकों का ही नाम रहने दिया। तो एक तरह से ऐसा वो क्यों कर रहा था, इसलिए भी कर रहा था क्योंकि कहीं ना कहीं शायद उसे डर था कि लोग इसे एक्सेप्ट करें या ना करें, और इसीलिए उसने जो है अपने आप को एक तरह से वायसराय घोषित कर रखा था तैमूर का। और इसका मूल उद्देश्य था कि तुर्क और अफगान सरदार जो है उनको क्या किया जाए, संतुष्ट रखा जाए, और एक तरह से दिखाया जाए, इस तरह से दिखाया जाए कि प्रजा जो है उससे हमेशा अपनी सहानुभूति रखे। तो हम एक तरह से देखते हैं कि एक अगर हम बात करें कि पावरफुल शासक जो कि अपना नाम खुतबे पर लिखवाता है,
सिक्कों पे लिखवाता है, पढ़वाता है, खुतबों में पढ़वाता है और अपने जो है एक सुल्तान के रूप में अपने आप को इस्टेब्लिश करता है। खिज्र खान ने वैसा नहीं किया था स्टूडेंट। तो इस तरह से हम देखते हैं कि वह जो है एक संप्रभु शासक के रूप में शासन नहीं करता है, लेकिन वह क्या कर रहा है, जैसे कि जो तैमूर का उत्तराधिकारी था उसका बेटा था स्टूडेंट, उसका नाम था शाहरुख, उसी के प्रतिनिधि के रूप में, डिप्टी के रूप में ये क्या कर रहा है, ये दिखावा कर रहा है कि हम शासन कर रहे हैं। तो ये खुल के सामने जो है नहीं आ रहा है। कौन? खिज्र खान। खिज्र खान कौन है? सैयद वंश का जो है संस्थापक है स्टूडेंट, जो कि वायसराय की पदवी से ही संतुष्ट है। उसके बाद मुबारक शाह, इसी वंश का मुबारक शाह है। इसका टाइम पीरियड 1421 से 1434 तक रहा है, लेकिन इसने अपने पिता के विपरीत जो है शाह की उपाधि धारण की, यानी सुल्तान की उपाधि धारण की, और अपने नाम के इसने खुतबे भी पढ़वाए। खुतबा जो है, जो मुसलमान होते हैं, जो उनका जुम्मा का नमाज होता है उसमें खुतबा पढ़ा जाता है, तो इसने जो है वो खुतबा भी पढ़वाया स्टूडेंट और अपने नाम के सिक्के भी चलाए। अगर हम बात करें सैयद डायनेस्टी की स्टूडेंट, सैयद वंश की, तो इसकी जानकारी के लिए जो हमें सबसे मजबूत स्रोत मिलता है वह है यहया बिन अहमद सरहिंदी की लिखी हुई किताब है और उसका नाम है तारीख मुबारक शाही। यही एकमात्र जो है पुस्तक है जिससे हमें डिटेल जानकारी मिलती है सैयद वंश की। और ये कब लिखी गई थी? यह इसी के टाइम पे, मुबारक शाह के टाइम पर लिखी गई थी। इसके बाद नेक्स्ट शासक बनता है मोहम्मद शाह। इसका समय रहता है 1434 से लेकर 1443 तक, और हम देखते हैं कि इसी के समय में जो लोधी डायनेस्टी है उसका भी उद्भव होना शुरू हो जाएगा। लोधी डायनेस्टी अलग से नहीं उभरती है, इसी के समय जो बहलोल लोधी था वह मोहम्मद शाह जो है उसको, बहलोल को जो है उसका बहुत सम्मान करता था। उसको कहता था कि एक तरह से ये क्या है मेरा, यह मेरा एक बेटा है, और इसे खाने खाना की उपाधि तक दी थी। तो मोहम्मद शाह के टाइम पे हम देखते हैं कि बहलोल की एंट्री हो जाती है। यह भी क्या था स्टूडेंट? यह भी एक तरह से कमांडर था, इसीलिए इन लोग के ताल्लुकात थे। और मोहम्मद शाह के बाद अलाउद्दीन आलम शाह, जो कि सैयद वंश का आखिरी शासक जो है वह बनता है, लेकिन इसका जो है शासन करने में बहुत इंटरेस्ट नहीं था और बहुत इंटरेस्ट लेता नहीं था। इसी के कारण जो है यह इस वंश का अंतिम शासक रहता है। बहलोल लोधी ने गद्दी से इसको उतार दिया और लोधी वंश की क्या कर दी? स्थापना कर दी। जब शासक को ही इंटरेस्ट नहीं है तो क्या किया जाएगा? शासक को तो हटाने के लिए कई लोग बैठे हैं, तो फिर वो आ जाएंगे। अब हम बात करते हैं लोधी वंश की। लोधी वंश देख लीजिए, 1451 से लेकर के 1526 तक इनका पीरियड रहता है स्टूडेंट, और इसमें हमें मिलता है वो शासक जिसने पूरे दिल्ली सल्तनत के दौरान जो है सबसे ज्यादा शासन किया, वह है बहलोल लोधी, जिसने 38 सालों तक लगभग यहाँ पर शासन किया था। अब हम बात करें लोधी वंश की, तो आपको मैंने बता दिया, टाइम पीरियड याद रखा कीजिए, क्योंकि कई बार एग्जाम में क्या आता है, सीक्वेंस लगाने के लिए आपसे पूछ देगा कि ये कब से कब तक शासन किया उन्होंने कब तक किया, तो आप क्या कर सकते हैं, बता सकते हैं। देखिए, दिल्ली राजवंश में जितने भी राजवंश ने शासन किया, एक चीज तो क्लियर है कि यह क्या है, यह अंतिम राजवंश है जो शासन कर रहा है। अलाउद्दीन आलम शाह जो था, मैंने आपको कहा था कि खुद का उसका इंटरेस्ट नहीं था, इसीलिए उसको हटाया गया था स्टूडेंट। उसके बाद जो है बहलोल लोधी जो है गाजी के नाम से दिल्ली के सिंहासन पर बैठता है और उसने इस तरह से प्रथम अफगान साम्राज्य की नींव डाली। एक चीज और याद रखिए, लोधी कौन थे? ये अफगानी थे, है ना। अफगानी एक तरह से इनको व्यापारी वर्ग से भी जो है इंडिकेट किया जाता है। तो लोधी वंश जब भी आप बोलेंगे तो ये अफगानी इससे ताल्लुक रखते थे। बहलोल लोधी ने अफगानों की बहलोल लोधी की अगर हम बात करें तो अफगानों की कई सारी शाखाएं हैं, उसमें एक है शाहूखेल शाखा। बहलोल लोधी इसी से संबंधित था और इसी के समय हम देखते हैं भारत आने के लिए इसने कई अफगानों को जो है आमंत्रित किया था और बहलोल लोधी के समय कई सारे अफगान भारत में आए और बसे भी। बहलोल लोधी की जो मुख्य सफलता थी वह क्या था स्टूडेंट? जौनपुर राज्य को दिल्ली सल्तनत में इसने मिला लिया था। बात अगर हम बहलोल लोधी की करें तो इसने अपने सिक्के भी चलवाए और इसके जो सिक्के चले स्टूडेंट, इसके सिक्के जो है हम देखते हैं जो भी इसने स्टैंडर्ड निर्धारित किया उस स्टैंडर्ड के सिक्के अकबर काल तक चलते रहे। विनिमय का वही मुख्य माध्यम थे। बहलोल एक साधारण व्यक्ति था और तख्ते दाऊदी के लेखक अब्दुल्लाह ने बताया है कि वह कभी भी सिंहासन पर नहीं बैठता था, अपने सरदारों के साथ मिलता था।
एक चीज़ याद रखिए, अफ़गान कम्युनिटी जो होती है, अफ़गान के जो लोग होते हैं, उनमें जो है सामुदायिक भावना बड़ी मज़बूत होती है। तो उसमें जो है सब सामान्य में विशिष्ट वाली कोई चीज़ नहीं है। इस बहलोल को यही डर था कि हम सब क्या हैं, अलग-अलग जो है कबीले, शाखा से संबंधित रखने वाले लोग हैं। अगर मैं सुपीरियॉरिटी बरतने लगूँगा तो ये जो लोग मुझे सपोर्ट कर रहे हैं, ये मेरे खिलाफ हो जाएँगे। इसीलिए उसने हमेशा एक साधारण व्यक्ति की तरह ही अपना जो है तरीका अपनाया है स्टूडेंट। और इसमें हम देखते हैं कि तख्त-ए-दाऊदी का लेखक बताता है कि हमेशा वो क्या करता था स्टूडेंट, कभी सिंहासन पर ये बैठा ही नहीं। वह जो लोग मसनद होता है, जैसे नीचे ज़मीन में ना कालीन-उलीन बिछा करके कई लोग बैठते होंगे, आपने अफ़गान वगैरह लोग को देखा होगा, तो वो उनके साथ ही बैठता था। तो वैसे इस तरह का जो तरीका है, ये राजाओं का तरीका नहीं है, लेकिन ये करता था। क्यों करता था? क्योंकि उसे डर था कहीं ना ये लोग रिवोल्ट कर दें। इसने दिल्ली सल्तनत में के जितने भी शासक हुए हैं, उनमें सबसे ज़्यादा, मैंने अभी आपको बताया था, 38 वर्ष तक, 38 ईयर्स कम नहीं होता है, इतने सालों तक इसने शासन किया। और इसका राजत्व सिद्धांत अफ़गान सरदारों की समानता पर आधारित था। और इसने अमीरों को मसरद अली पुकारता था, बड़ा रिस्पेक्ट देता था, हाथ वाथ चूमता था उनका जब इनके सरदार आते थे। और कभी भी जो है क्या कहते हैं इनको, हमेशा सरदारों के साथ समान हैसियत से मिलता था, ना कि राजा की हैसियत से। तो ये आपने देखा लोधी वंश में बहलोल लोधी के बारे में। अब हम बात करते हैं, देखिए लोधी वंश आप पढ़े, इसमें 3 राजा होते हैं। एक तो बहलोल लोधी जिसके बारे में मैंने बता दिया, दूसरा कौन है, सिकंदर लोधी, और तीसरा इब्राहिम लोधी। ये 3 राजाओं के बारे में आपको पढ़ना है। सिकंदर लोधी की अगर हम बात करें तो इसने 1489 से 1517 तक जो है शासन किया। उत्तराधिकारी था बहलोल लोधी का। और लोधी वंश का जो है सर्वश्रेष्ठ, अगर हम देखें एक तरह से आपने देखा कि जो बहलोल लोधी है उस तरह के राजाओं की तरह वह क्या नहीं कर रहा है, राजाओं की तरह रिस्पॉन्स करने से जो है झिझक रहा है, उसे डर है। इसीलिए वो अफगान सरदार के साथ क्या है, समानता की हैसियत से ही मिल रहा है। लेकिन इसके विपरीत जो है सिकंदर लोधी जो है वह अपने पिता से इस मामले में भिन्न है कि यह जो है एकदम राजा का रुतबा, जो जिसको कहते हैं ठाट बाट आन शान और पूरा ईगो के साथ जो है यह रहता था स्टूडेंट। तो हम देखते हैं यह अपने पिता से इन मामलों में अलग है। अगर इसके मूल नाम की बात करें तो इसका मूल नाम था निजाम शाह नाम था स्टूडेंट। अगर आपसे किसी ने पूछ दिया कि निजाम शाह किसका नाम था तो आप क्या बताएंगे, सिकंदर लोधी का नाम था। और इसकी माता जी जो थी वह हिंदू थी, स्वर्णकार की बेटी थी स्टूडेंट। 1504 में इसने जो है राजस्थान के शासकों पर अपना दबाव या फिर अपना नियंत्रण बनाने के लिए जो है और व्यापारिक मार्गों को सुरक्षित रखने के लिए, उन पर अपना नियंत्रण बनाए रखने के लिए आगरा नगर की स्थापना की। कब की? 1504 में। बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपसे किसी ने पूछ दिया कि कभी गए हो आगरा तो आप कहेगा आगरा गए या नहीं गए हैं, मगर इतना जरूर मालूम है कि क्या है, आगरा की स्थापना सिकंदर लोधी ने की थी। क्यों की थी? 2 कारणों से की थी। एक तो क्या है, राजस्थान के जो राजा महाराजा हैं उन पर नियंत्रण स्थापित किया जा सके, और दूसरा यह है कि जो व्यापारिक मार्ग है उस पर भी उसका नियंत्रण स्थापित किया जा सके, इसीलिए उसने आगरा शहर की स्थापना की थी। तो एक चीज तो आपको समझ में आ गया कि 1504 में उसने स्थापना की और 1506 में इसे अपनी राजधानी बनाया। राज्य के हिसाब किताब और लेखा परीक्षा की शुरुआत भी इसने की कि राज्य में क्या खर्चा हो रहा है। और जो खाद्यान्न कर थे, बहुत सारे अनाजों पर जो कर लगाया जाता था स्टूडेंट, उसको इसने समाप्त कर दिया। और व्यापारों से बहुत सारे अलग अलग व्यापार पर क्या टैक्सेस वगैरह लगते होंगे, उन सबको इसने खत्म कर दिया, जिससे लोगों की आर्थिक समृद्धि को क्या मिल गया, बढ़ावा मिल गया। अब टैक्स वगैरह खत्म कर दिया जाएगा तो क्या होगा, स्थिति तो अच्छी होगी ना। जो चीज़ें हम यूज कर रहे हैं उस पर टैक्स रिड्यूस, हम लोग जब भी अभी जैसे स्लैब आया, नया नया स्लैब आया, तो उसमें एक स्लैब को गायब कर दिया गया, तो हम लोग बड़े खुश हुए कि प्रोडक्ट्स के दाम कम हो जाएंगे हैं। तो वैसे ही है, अब टैक्स ही खत्म कर दिया गया तो बहुत लोग खुश होंगे। सिकंदर लोधी ने भूमि में गड़े हुए खजाने से कोई भी हिस्सा नहीं लिया। इसने नाप के एक पैमाने गजे सिकंदरी को चलाया, और जो 30 इंच का होता था स्टूडेंट, यह मुगल काल तक चलता रहा है, आपको बता दूं। और सिकंदर लोधी की जो लगान तालिका थी, जिस हिसाब से लगान लिया जाता था, वह शेर शाह सूरी के शासनकाल में बनाई गई सूची का आधार बनती है। तो इसने जो रिफॉर्म किए थे, इसके बाद आने वाले बहुत सारे शासकों ने, चाहे अकबर हो चाहे शेर शाह सूरी के टाइम पे हम देखते हैं, उन्होंने इसे बहुत अच्छे तरीके से अप्रिशिएट किया और उसे स्वीकार भी किया। थोड़ा सा कंजर्वेटिव व्यक्ति था ये,
इसने मुहर्रम और ताज़े निकालने पर प्रतिबंध लगा दिया और मुस्लिम महिलाओं को कहा कि आप लोग क्या नहीं करेंगे, आप पीर और संतों के जो दरगाह पर जाती हैं वहां नहीं जाएंगी। इसने मस्जिदों को जो सरकारी संस्थाओं का रूप देने का इसने पहली बार प्रयास किया स्टूडेंट, और उसको शिक्षा का भी केंद्र बनाया। जो मस्जिद थे, सिकंदर लोदी ने हिंदुओं पर जजिया कर को पुनः लगा दिया। सिकंदर लोदी के स्वयं के आदेश से एक जो है आयुर्वेद ग्रंथ का फारसी में अनुवाद हुआ और इसका नाम रखा गया फरहंगे सिकंदरी। ये आपसे पूछा जाएगा, फरहंगे सिकंदरी क्या है? तो ये क्या है स्टूडेंट? आयुर्वेदिक ग्रंथ है जिसका अनुवाद हुआ था। इसी के समय में एक गान विद्या के श्रेष्ठ लज्जत सिकंदर शाही की रचना हुई। आपसे कह दिया जाए कि सिकंदर लोदी के समय में लज्जत सिकंदर शाही की रचना की गई थी। यह किताब किस पर है? तो आप कहिएगा लज्जत से तो क्या पता चला, खाने पीने की बात का अंदाजा लग रहा है, तो आप कह दीजिएगा खाने पीने की बात है, लेकिन खाने पीने की बात नहीं है। ये क्या है? गान विद्या से, यानी कि गाने वगैरह से जो है संबंधित पुस्तक है, और ये इसकी रचना हुई थी स्टूडेंट, जो भारतीय संगीत पर पहला फारसी ग्रंथ भी है। सिकंदर शाह की मुख्य सफलता क्या थी? अफगान सरदारों को अपने नियंत्रण में रखना, जो कि इसके पिताजी ने नहीं किया था। पिताजी ने तो इतनी ज्यादा समानता की स्थिति ला दी थी कि अफगान सरदारों का मनोबल बहुत बढ़ गया था, तो इसने जो है बहुत व्यवस्था दुरुस्त कर दी। सिकंदर लोदी पहला अफगान था जिसने संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न बादशाह की भांति व्यवहार किया। बिल्कुल डेफिनेटली सिकंदर लोदी के अनुसार यदि मैं अपने गुलाम को भी पालकी में बैठा दूं तो मेरे आदेश पर सभी सवार जो है उसे अपने कंधे पर बिठाकर ले जाएंगे। सभी सरदार, यहाँ पे सरवार नहीं होगा, सरदार। तो इसने कहा था कि मैं अगर एक गुलाम को भी बैठाता हूँ ना किसी पालकी में, तो मेरे जो सरदार हैं, क्यों? क्योंकि एक बादशाह की तरह जो है रिएक्ट कर रहा है, तरीके से रह रहा है, तो अगर ये अपने सरदारों को कहेगा, सरदार जो कि इसके पिताजी के समय में साथ में बैठ के खाते पीते थे, कहेगा कि उठा के ले जाए, तो ये क्या करेंगे? उठा के पालकी पे ले जाएंगे वे। और ये ना मतलब अपने आप को दिखाने में ये चाहता था कि हैंडसम बन के रहे। देखिए आज ही नहीं है कि लड़के सिर्फ सुंदर सुंदर बन के दिखना चाहते हैं। सिकंदर लोदी भी आप ही जैसा था, कहीं ना कहीं वह भी चाहता था कि हम भी सुंदर बन के रहें, इसीलिए उसने दाढ़ी नहीं रखी स्टूडेंट, दाढ़ी नहीं रखी, अलग अलग फैशन भी अपनाता रहता था। 1494 और 95 में उसने दक्षिण बिहार पर विजय की और बंगाल के शासक अलाउद्दीन हुसैन शाह के साथ क्या की? मित्रता कर ली। और इसके साथ एक चीज और है, यह फारसी में कविताएं लिखता था स्टूडेंट। फारसी में किस नाम से लिखता था? गुलरुखी नाम से यह कविताएं लिखता था। तो ये कुछ बेसिक्स पॉइंट्स हैं जो आपको आने चाहिए। अब हम बात करते हैं इस डायनेस्टी के आखिरी शासक और दिल्ली सल्तनत के आखिरी शासक के बारे में, आखिरी सुल्तान के बारे में, जिसका नाम क्या है? इब्राहिम लोदी। सिकंदर लोदी की जैसी ही मृत्यु हुई, उसका जो सबसे बड़ा बेटा था इब्राहिम लोदी, अफगान सरदारों और अमीरों ने उसे जो है एक सर्वसम्मति से दिल्ली पर क्या कर दिया? दिल्ली के सिंहासन पर बैठा दिया। और राज्य का विभाजन चूंकि हो चुका था, तो उसके छोटे भाई जलाल खां को जौनपुर मिला था। तो चूंकि इब्राहिम लोदी अब क्या बन गया? शासक सुल्तान बन गया, तो उसको ये चीजें बहुत एडजस्ट नहीं हो रही थी, तो उसने क्या किया? जौनपुर पर भी अपना कब्जा कर लिया। और इसके साथ ही उसने लोहानी, फार्मूली और लोदी जाति, ये सब क्या है? लोदी अफगान जातियां हैं स्टूडेंट, इन सभी इनके सरदारों के विरुद्ध जो है अपना नियंत्रण जो है दमन चक्र नीति चलाई, उन लोगों को नियंत्रण में लाया। तो ये सारी चीजें इसने भी की। 1517 और 18 में इब्राहिम लोदी और राणा संघा के मध्य घटौली का युद्ध होता है, जिसमें लोदियों की क्या हो जाती है? हार हो जाती है। और इब्राहिम लोदी का माना जाता है सबसे बड़ी सफलता क्या थी? ग्वालियर विजय थी, जो उसने 1517 से लेकर 18 के बीच में की थी। इसी समय ग्वालियर को अंतिम रूप से साम्राज्य में शामिल कर लिया गया था। इससे पहले उसकी स्थिति हमेशा आते जाते रहती थी स्टूडेंट। अप्रैल 1526 में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वह क्या है? पानीपत के मैदान में इब्राहिम लोदी जो है किससे? बाबर से के बीच में युद्ध होता है और इसमें इब्राहिम लोदी हार जाता है। बाबर का भारत पर आक्रमण ही लोदी वंश के पतन का मुख्य कारण होता है, और लोदियों के पतन के साथ ही दिल्ली सल्तनत का भी क्या हो गया? अंत हो गया। इतिहासकार नियामतुल्लाह के अनुसार इब्राहिम लोदी के अतिरिक्त भारत का कोई भी और सुल्तान या बादशाह शासक नहीं था जो कि रण क्षेत्र में युद्ध स्थल में मारा गया हो। याद रखेंगे, कौन मारा गया था? इब्राहिम लोदी मारा गया था पानीपत के युद्ध में।
और ये कह रहा है कि सल्तनत का ये पहला शासक था जो युद्ध स्थल में मारा गया। अफगानों की शासन व्यवस्था जो थी वह राजतंत्रीय नहीं होकर के कुलीन तंत्रीय थी। जो उनके बड़े बड़े ऑफिसर सरदार थे वो कुलीन तंत्रीय था उसका स्ट्रक्चर। राजत्व सिद्धांत जो था सरदारों की समानता पर आधारित थी। योग्यता के आधार पर सरदारों के द्वारा सुल्तानों को चुना जाने का अधिकार मानते थे। इब्राहिम लोदी ने कहा था कि राजा का कोई भी सगा संबंधी नहीं होता है, इसलिए तो उसने जो अभी मैंने आपको बताया फॉर्मूली, अफगानी, कई सारे लोहानी, फॉर्मूली और लोदियों पर क्या किया था, इसने शिकंजा लगाया था। तो इसीलिए इसने कहा था कि राजा का कोई क्या नहीं है, सगा संबंधी नहीं है। तो इस तरह से इब्राहिम लोदी पानीपत का युद्ध हार जाता है और उसके हारने के बाद बाबर जो है जीतता है 1526 में। लेकिन उसके बाद जो है अब ये तय हो गया था कि दिल्ली सल्तनत का अंत हो गया है और भारत में अब कौन जो है सत्ता पे कब्जा करेगा। तो इस समय बहुत सारी चुनौतियां थी। बाबर कई सारे युद्ध में जाता है और वहां से विजयी होकर आता है स्टूडेंट। उसके बाद मुगल साम्राज्य की स्थापना होती है। तो इन सब चीज़ों के बारे में हम डिटेल से जानेंगे अपने नेक्स्ट क्लास में। आपकी नेक्स्ट क्लास स्टार्ट होने वाली है मंडे से, लेक्चर्स आपके अपलोड होने शुरू हो जाएंगे मुगल काल के बारे में। तो आप लोग क्या करें, उसमें रहने की ज़रूरत है आप लोग को। अगर क्लास आप देखिएगा तभी तो समझ में आएगा, कॉन्सेप्ट भी क्लियर होगा और चीज़ें भी क्लियरिटी के साथ आगे हम लोग बढ़ते जाएंगे। तो क्लासेस कैसे लगी मुझे ज़रूर बताइए, अपनी राय दीजिए। क्लास पसंद आती है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। इन सब में तो बिल्कुल भी क्या नहीं करना चाहिए, कंजूसी नहीं करना चाहिए। और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलिए। अपना ख्याल रखिए, मिलते हैं अगली क्लास में। धन्यवाद।